Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. So एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी हुई है, दैट इज़ 9th of January एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी बिकॉज जो सिलेबस है दैट इज़ completed ऑन दिस चैनल. सिलेबस कंप्लीट है, मल्टीपल MCQs वीडियोस अवेलेबल हैं एंड आई होप आपने वो सब अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे. तो जो आज की वीडियो है इसमें हम मास्टर कैडर फिज़िक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2016 का उसको डिस्कस करेंगे. तो 50% क्वेश्चंस जो हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो और इसका पार्ट बी आएगा जिसमें जो है बाकी क्वेश्चंस जो होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा. 2017 का जो पेपर है उसके भी दो पार्ट में आई गेस वो वीडियो है और ऑलमोस्ट पेपर जो है उसमें भी सॉल्व किया हुआ है और जितना उसका रह गया हुआ है वो भी मैं सॉल्व करके जल्दी ही उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी. 2016 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर फ्रॉम मैथमेटिकल फिज़िक्स बिकॉज एट दैट टाइम मे बी मैथमेटिकल फिज़िक्स जो है वो सिलेबस का पार्ट होगी, बट नाउ मैथमेटिकल फिज़िक्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मास्टर कैडर सिलेबस. तो इसलिए उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट ओनली सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस विच आर अ पार्ट ऑफ जो अब का प्रेजेंट सिलेबस है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. इफ़ एफ इज़ इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन इट्स डाइवर्जेंसेस. एफ जो है आपको एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, और आपको जो है उसकी डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है. डाइवर्जेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए. सो द फार्मूला ऑफ डाइवर्जेंस इज डेल डॉट एफ. ठीक है, जो डेल वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड. उसके बाद डॉट और एफ वेक्टर जो हमें गिवन है हमने वो यहाँ पर लिख दिया. डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि जो आई कैप डॉट आई कैप है, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप है, वही सिर्फ सर्वाइव करते हैं और वो 1 के इक्वल होते हैं. जो परपेंडिकुलर होते हैं आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, वो सारे 0 होते हैं. तो सिर्फ यहाँ पर हम वही कंपोनेंट्स को कंसिडर करेंगे जहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप आ रहा है. सो फर्स्ट देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल वाई अपॉन कर्ल वाई प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल जेड. तो कर्ल एक्स अपॉन कर्ल एक्स क्या आ जाएगा 1. सो इस तरीके से 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 जो कि है ऑप्शन बी. सो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए रिगार्डिंग कर्ल ऑफ अ वेक्टर, बिकॉज अगर डाइवर्जेंस पूछा है तो इट नेक्स्ट टाइम मे बी दे विल आस्क टू फाइंड आउट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर. तो कर्ल में क्या करते हैं हम, डेल क्रॉस आ जाता है वहाँ पर. ठीक है, अगर डाइवर्जेंस है तो डॉट प्रोडक्ट, डी फॉर डाइवर्जेंस, डी फॉर डॉट प्रोडक्ट, सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. तो आप उससे भी याद कर सकते हो ये कि जब डाइवर्जेंस आएगी हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और जब कर्ल आएगा हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है, आई होप अब ईजी हो गया होगा आपको मेमोराइज करने में ये. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिगार्डिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. एक तो ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और सेकंड जो है दैट इज़ न्यूमेरिकल. ठीक है, तो आपको जो है सर्टन फार्मूलाज जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हैं लाइक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये बेसिक फार्मूलाज आपको आने चाहिए इफ़ अगर आपको वहाँ पर जो है एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्रैक करना है. तो थ्योरी में स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स के बेसिस पर क्वेश्चन है या फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है उसके माइकलसन मॉरल एक्सपेरिमेंट उसके जो है रिजल्ट के बेसिस पर क्वेश्चन थ्योरी में आ जाते हैं. तो पेपर का पैटर्न इस तरीके से ही है. 16 में और 17 दोनों पेपर में एक क्वेश्चन थ्योरी का है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है. सो थ्योरी क्वेश्चन बहुत ईजी है. ये देखो क्वेश्चन क्या है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए. फर्स्ट पोस्टुलेट जो है दैट सेज कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं दे आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट पोस्टुलेट ये है. सेकेंड इज रिगार्डिंग द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहती है. तो यहाँ पर जो है देखो फर्स्ट लॉ इज स्पेसिफाइड इन ऑप्शन बी. Laws of physics are same in all moving and non-moving frames of reference. ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वाइब्रेशंस एंड वेव्स. अगर हम वाइब्रेशन का टॉपिक देखें, बिकॉज वो 11th क्लास में भी प्रेजेंट है एंड BSc में भी है, तो क्वेश्चंस भी इस तरीके से ही डिवाइडेड हैं. अगर आप क्वेश्चन देखोगे जो पेपर में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी बेसिक, वो 11th क्लास के बेसिस पर ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन. और आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए एंड वो कहाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम होती है, दिस यू नीड टू नो. अलॉन्ग विद दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनकी वैल्यूज़ कहाँ मैक्सिमम एंड मिनिमम होती हैं. ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज जो थ्योरी क्वेश्चन है दैट इज़ बेसिस ऑन दीज पॉइंट्स. उसके अलावा न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं पेपर में. जो न्यूमेरिकल है जैसे वो क्वालिटी फैक्टर, लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट है, उनके फार्मूलाज के बेसिस पर आए हुए हैं. तो इस तरीके से यू गेट टू नो कि जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स इन दिस, वन फ्रॉम द थ्योरी पोर्शन, अनदर फ्रॉम द न्यूमेरिकल पोर्शन. थ्योरी क्वेश्चन देखो कितना ईजी है ये. व्हेन अ मास सस्पेंडेड ऑन अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड, द सिस्टम ऑसिलेट्स विद SHM. Which one of the following statement is incorrect regarding energy of the system? इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 11th क्लास के बुक में मिल जाएगा. जो उसके बुक में 11th का जो चैप्टर है वाइब्रेशंस का, उसके एंड में जितने क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर कर लेना, अगर आपको इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है. बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको BSc की बुक में नहीं मिलेंगे, ये 11th वाली बुक के क्वेश्चन है. सो ऑप्शन देखो क्या है. Potential energy has a minimum value when the spring is fully extended or compressed. Second है, kinetic energy has a maximum value at the equilibrium position. Third है, sum of kinetic and potential energy at any instant is constant. Fourth है, potential energy has a maximum value when mass is at rest. यहाँ पर आपको मेन जो कीवर्ड है जो ध्यान में रखना है दैट इज़ इनकरेक्ट. तो इस क्वेश्चन में हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको पिक करना है. यहाँ पर अगर आप देखो जो ऑप्शन A एंड D है वो एक दूसरे के ओपोजिट हैं. A ऑप्शन में कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जब स्प्रिंग फुली एक्सटेंडेड है एंड फुली कंप्रेस है, और D ऑप्शन में कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है व्हेन मास इज़ एट रेस्ट. और मास रेस्ट कब होगा? मास रेस्ट पे आता है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मतलब या तो वो फुली कंप्रेस है या तो फुली स्ट्रेच्ड है. तो इस केस में जो है मैक्सिमम वैल्यू वहाँ होती है. सो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि वहाँ मिनिमम वैल्यू होती है और लास्ट में कहा गया है कि वहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है. सो जो D ऑप्शन है वो करेक्ट है. ठीक है, जब भी जो मास रेस्ट पर होता है, मींस एक्सट्रीम पोजीशन पर, या हम कहें फुल्ली एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड होता है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम. तो इस तरीके से जो A ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाती है. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन A इज़ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in general waves has two velocities, the group velocity and the phase velocity. What is the phase velocity of a relativistic particle? ठीक है, relativistic particle कौन सा होता है? which is moving with the speed of light. अगर कोई particle speed of light से move कर रहा है तो उसकी phase velocity की value क्या होगी? ठीक है, वो आपको बताना है. So if a particle is moving with the speed of light तो उसकी एनर्जी हो जाएगी mc² के इक्वल. बिकॉज ये सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आइंस्टाइन ने, तो हम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप ही यहाँ यूज़ करते हैं. सो E इज़ इक्वल टू mc². P जो मोमेंटम है दैट इज़ इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. बस आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है. E/P जो है दैट इज़ इक्वल टू c²/v. m से m देखो यहाँ कैंसिल हो गया एंड हमारे पास रिलेशन रह गया E/P इज इक्वल टू c²/v. अब यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. जो v है यहाँ पर दैट इज फेज वेलोसिटी एंड इट विल बिकम इक्वल टू c²P/E, विच इज ऑप्शन C. So next question is, the potential energy of a particle moving in one dimension is given by. तो U जो है पोटेंशियल एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन आपको गिवन है एंड आपको जो है फोर्स फाइंड आउट करनी है. सो टू फाइंड आउट दिस फोर्स, व्हाट यू नीड टू नो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो जो F है दैट इज़ रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी बाय फार्मूला
माइनस डेल यू लिख सकते हैं आप, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अगर उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो बन जाएगा F इक्वल टू माइनस कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू आपको गिवन है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 bx4। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स माइनस बी एक्स क्यूब। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन बिकॉज फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में है तो यहाँ पर साथ में माइनस साइन भी आ जाएगा। So next question is, what is the magnetic field at the center of a circular ring of radius r that carries a current I? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो A है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिनोमिनेटर में देखो Z लिख दिया हुआ है, यहाँ Z नहीं है 2 है। सो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है दैट इज म्यू इंटू आई अपॉन 2r है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2r है। सो ऑप्शन जो है A करेक्ट है, बस Z नहीं है, वहाँ पर 2 है। Next question is, for blue light, a transparent material has a relative permittivity dielectric constant of 2:1 and a relative permeability of 1.0. If the speed of light in vacuum is c, the phase velocity of blue light in an unbounded medium of this material is. तो यहाँ पर आपको जो रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों दिए हुए हैं, थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन कर लो, 2:1 नहीं है, यहाँ पर 2.1 है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है दैट इज़ 2.1 एंड परमिबिलिटी जो है दैट इज़ 1। और यहाँ पर हमें जो है स्पीड ऑफ लाइट गिवन है c, फेज वेलोसिटी ऑफ ब्लू लाइट को हमने फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है वैक्यूम में, वहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमें इनको इंटरचेंज भी करना पड़ेगा। सो जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी इज इक्वल टू 2.1 एप्सिलॉन नॉट है, और परमिबिलिटी जो म्यू है वो रिलेटिव परमिबिलिटी दोनों सेम ही है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बोथ आर सेम। बस यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, v इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू म्यू, एंड जो फार्मूला है दैट इज 2.1 एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर आप क्लियरली देखो जो c है स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है, c इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है उसका फार्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन इंटू म्यू। तो यहाँ पे हमें बिकॉज फेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एप्सिलॉन को हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2.1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एंड म्यू नॉट दोनों सेम ही है। अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे c इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, और ये c के इक्वल इसको पुट कर देंगे। सो v जो है दैट विल बिकम इक्वल टू c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 विच इज़ ऑप्शन डी। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मीडियम का फार्मूलाज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन where there is a constant electric field and a constant magnetic field. If the two fields are parallel to each other, the path of the particle is straight line, circle, helix या फिर cycloid. So क्वेश्चन में कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल है विच इज़ मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ क्या होगा। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम देखें दैट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होती है Q इंटू ई, एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू V क्रॉस B। सो V एंड B जो हैं दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा जो है वो हो गया 0। क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B मतलब VB साइन थीटा होगा। थीटा 0 होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स थी दैट बिकम्स इक्वल टू 0। इट मीन्स देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज। सो जो चार्ज है दैट विल जस्ट मूव अलोन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं रहेगा। फोर्स जो पार्टिकल है दैट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, एंड इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स।
if psi is a normalized wave solution of the Schrodinger equation and q is the operator corresponding to a physical observable x, the quantity psi conjugate q psi may be integrated to obtain. तो यहाँ पर उन्होंने बोला है अगर psi कंजुगेट q psi है, अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो हमें कौन सी यहाँ पर क्वांटिटी मिलती है. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर psi, सेकंड है स्पेशल ओवरलैप ऑफ q विद psi, थर्ड है मीन वैल्यू ऑफ x, फोर्थ इज अनसर्टेनिटी इन x. सो हमें पता है व्हेन वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन psi कंजुगेट q psi वी विल गेट द मीन वैल्यू ऑफ x. मीन वैल्यू ऑफ x, और इन अनदर वर्ड्स हम उसे क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंशनड होता देन इट विल बी ऑल्सो द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी सी, मीन वैल्यू ऑफ x. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स अगेन, लेकिन जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल बैरियर्स वाला कॉन्सेप्ट, ये टॉप क्वेश्चन जो है उसके रिगार्डिंग है. सो क्वेश्चन देखो क्या है, अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई लेस देन वी नॉट, जो एनर्जी है वो कम है देन द स्टेप हाइट, is incident on a step potential of height v naught, let k is equal to this and k dash both are specified, find the transmission coefficient. तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है दैट इज़ लेस देन स्टेप हाइट, जो बैरियर है उससे एनर्जी कम है. हमें यहाँ पर बताना है कि जो ट्रांसमिशन कॉफिशेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी. सो क्या यहाँ पर ट्रांसमिशन होती है इस केस में, जब एनर्जी जो है दैट इज़ लेस देन स्टेप हाइट, ट्रांसमिशन वॉन्ट अकर. ठीक है, तो ट्रांसमिशन होगी ही नहीं, तो ट्रांसमिशन कॉफिशेंट विल बी ज़ीरो हेयर. इन दिस केस ओनली रिफ्लेक्शन विल अकर, राइट. उसके बाद टनलिंग प्रोसेस आ जाता है कि नहीं, स्टिल इफ़ अ पार्टिकल हैज़ एनर्जी लेस देन स्टेप हाइट, स्टिल देयर इज़ अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इट क्रॉसिंग द बैरियर, उसको हम टनलिंग स्पेसिफाई कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन कॉफिशेंट जो है इट विल बी ज़ीरो. सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका दैट इज़ बी, ज़ीरो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हाइड्रोजन एटम. The question is, the energy levels of the hydrogen atom are given in terms of the principal quantum number n and a positive constant a by the expression. तो यहाँ पर अगर हम constant को a से replace कर दें and then we have n as principal quantum number, तो जो energy levels of hydrogen atom है उनको हम कैसे specify करेंगे, उनके लिए क्या expression होगा. So यहाँ पर correct option कौन सी है, सी. ठीक है, -a/n². इस तरीके से n वेरी होता रहता है एंड a जो है दैट इज़ 13.6 होता है वो माइनस में. तो इस तरीके से n जो है इट कीप्स ऑन वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल पर जो है हम उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 21st इज थर्ड, सी, -a/n². Next question is from atomic and molecular physics. The question is, which of the following is not a true statement about the Raman effect? तो Raman effect के regarding कौन सी statement यहाँ पर correct नहीं है. Let h omega be the incident energy. अगर h omega incident energy है तो Raman effect में यहाँ पर कौन सी statement correct नहीं है. सो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, बिकॉज जो क्वांटम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट है दैट स्कैटर्ड इन इलास्टिकली, बट हेयर इन द क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड इलास्टिकली, जो कि गलत है. सो इस तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है वो होगा इसका आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी. कंसिडर द स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर थ्योरी. Determine the upper limit for the bracket series given r equal to this. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है ब्रैकेट सीरीज़ जो है उसकी अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है. r जो कि होता है रीडबर्ग्स कांस्टेंट वो हमें गिवन है. एटम है हाइड्रोजन मीन्स z हमें पता है यहाँ पर क्या है, तो बस हमें जो अपर लिमिट जो कि है लैम्डा उसको फाइंड आउट करना है. तो द फार्मूला इज़ 1/λ इक्वल टू r, ब्रैकेट में है 1/n1² -1/n2² इंटू z².
आर जो कि है रीडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। जेड जो है वो हो जाएगा 1 के इक्वल, बिकॉज जो एटम है वो है हाइड्रोजन एटम। N1 N2 की वैल्यू आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज़ गिवन, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बोला है ब्रैकेट सीरीज़ है। ब्रैकेट सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू होती है 4, N2 की वैल्यू होती है 5। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू N1 N2 Nz की वैल्यू, देन जो लेमडा है उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4050 एंगस्ट्रॉम, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट होगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ज़ीमैन इफेक्ट द एनर्जी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इज़ फाउंड टू बी चेंज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। तो ज़ीमैन इफेक्ट में हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण स्प्लिटिंग हो जाती है लाइंस की, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है, एंड इट्स बीन आस्क्ड कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज है वो कितना होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, म्यू बी इंटू बी। सो म्यू बी इंटू बी जो है, बाय दिस फैक्टर द एनर्जी चेंजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है दैट इज़ फ्रॉम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और जो उसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था स्टर्न गेरलक एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में हम देख सकते हैं कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे, जैसे कि ज़ीमैन इफेक्ट हो गया, स्टर्न गेरलक है, फ्रैंक कॉर्डन है, फ्रैंक हर्ट्ज़ है, तो जो मेन हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किए उन्हीं के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन फॉर्म होके आया हुआ है, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको जो है जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिक्स, जो भी उसके रिजल्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो स्टर्न गेरलक का क्वेश्चन देखो क्या है। In a Stern-Gerlach experiment, the atomic beam whose angular momentum state is to be determined must travel through। तो जिस एटॉमिक बीम का हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, जो उसका पाथ है, मतलब उसको इनमें से कौन से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ सी, इन होमोजीनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है तो हमने देखा है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट है उनके जो है बिटवीन जो एटॉमिक बीम है वो पास करती है, जिसका हमने एंगुलर मोमेंटम स्टडी करना होता है, और वो इन होमोजीनियस होते हैं मैग्नेट्स। ठीक है, जो उनके पोल्स हैं मैग्नेट्स के, दे आर इन होमोजीनियस, इसलिए जो है करेक्ट ऑप्शन इज़ इन होमोजीनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। इन होमोजीनियस की जगह अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तब भी वो करेक्ट ऑप्शन होना था। तो लैंग्वेज क्वेश्चन की समझना, इन होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म, वन एंड द सेम थिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, जैसे कि मैंने आपको बोला, उनके रिजल्ट्स, उनके प्रिंसिपल्स आप ज़रूर अच्छे से कर लेना। सो क्वेश्चन क्या है, द फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट एंड रिलेटेड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स शो दैट। कहते जो फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट है और बाकी जितने भी हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी किए वो सारे क्या शो करते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सर्टेन एनर्जी रेंज कैन बी स्कैटर्ड इनइलास्टिकली एंड द एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स इज़ डिस्क्रीट। तो वो हमने जब भी रमन इफेक्ट हमने पढ़ा तो उसकी वहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आई थी वो हमने देखा था ना कौन सी थी, जहाँ पर उन्होंने लिखा था स्कैटर्ड इलास्टिकली, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे स्कैटर्ड इन इलास्टिकली। सो ऑलमोस्ट जितने भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्कैटर इन इलास्टिकली, और जो एनर्जी लॉस्ट बाय देम है दैट इज़ डिस्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच देयर इज अ करंट. A force will act on the test charge in a direction parallel to the direction of the current if the motion of the charge is in a direction. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, एक नेगेटिव स्ट्रेस चार्ज है विच इज़ मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच देयर इज़ करंट. जो फोर्स है इट विल एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट. हमें यहाँ पर जो मोशन ऑफ चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो बतानी है.
सो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर हम इस सिचुएशन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं देन इट विल इंडिकेट दैट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी टूवर्ड द वायर की तरफ होगी डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है ए दैट विल द करेक्ट ऑप्शन। So this question is from solid state physics. According to the Debye theory of the specific heat of solids, where is the law of Dulong and Pettit valid? ठीक है, तो जो अगर हमने डिबाय थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो डुलोंग एंड पैटेट लॉ है वो कौन से टेम्परेचर रेंज के लिए वैलिड है? लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, क्रिटिकल या फिर मेटल्स? सो जो लो टेम्परेचर रेंज है उसके लिए सिर्फ डिबाय थ्योरी वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी फॉर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ गिवन बाय डुलोंग एंड पैटेट लॉ ओनली, और वो वहीं तक वैलिड है। लो टेम्परेचर के लिए जो डुलोंग एंड पैटेट लॉ है इज़ नॉट एप्लीकेबल। लो टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल क्या है? डिबाय थ्योरी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है 41 का दैट इज़ बी। Next question is, a cube has a constant electric potential V on its surface. If there are no charges inside the cube, the potential at the center of the cube is. So cube पर जो है constant electric potential V है। कहते हैं अगर cube के अंदर कोई भी charges नहीं है तो center of the cube में potential कितनी होगी वो हमें find out करनी है। So जो potential inside the cube है वो है V। ठीक है, बिकॉज चार्ज कोई भी नहीं है क्यूब के इनसाइड, तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यूब के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण जो पोटेंशियल है इट विल बी कांस्टेंट फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। सो सरफेस पर कितनी पोटेंशियल है? वी। तो सेंटर पर भी जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी वी। तो 35th का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, वी। सो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये इक्वेशंस में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये आपको आनी चाहिए इक्वेशंस, ये टॉपिक आप ज़रूर अच्छे से कवर कर लेना। सो यहाँ पर उन्होंने 4 हमें इक्वेशंस जो हैं मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेसिफाई कर दी हैं। एंड ये कहा है कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो इसमें से कौन सी 2 इक्वेशंस गलत हो जाएंगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो वी नो दिस मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने बोला अगर एग्जिस्ट करे, अगर मोनोपोल मतलब अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल अगर एग्जिस्ट कर सकता है अगर, तो अगर ऐसा है, अगर हम इसको सच माने तो यहाँ पर कौन सी 2 इक्वेशंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे हमें वो बताना है। तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं मींस अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर जो मैक्सवेल इक्वेशन 2 और 4 हैं वो गलत हो जाएंगी। ठीक है, जो डेल डॉट बी है इन दैट केस 0 नहीं होगा, एंड डेल डॉट अक्रॉस ई विच इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी है, इसके प्लस कुछ और टर्म भी आएगी। तो इस तरीके से इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, तो डेल क्रॉस बी है वो 0 नहीं होगा, एंड डेल क्रॉस ई है जो दैट विल बी इक्वल टू माइनस कर्ल बी अपॉन कर्ल टी प्लस करंट ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल, ये भी एक फैक्टर साथ में ऐड होगा। तो इट मीन्स ये 2 इक्वेशंस इनकरेक्ट हो जाएंगी जो कि ऑप्शन है सी। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। 2016 के हमने जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड 2016 एंड 2017 का जो एग्ज़ाम है आप देखोगे मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड। तो ठीक है, तो अगर आपको इस पेपर में वो क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो 2017 के पेपर में भी वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, वहाँ पर भी आराम से सेम क्वेश्चंस ही जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें जो है 2016 के पेपर के जितने क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे उस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।